नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना हो। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अनुसूचित जाति की जमीन हमारे सामने है या अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सन 1982 या उसके आसपास कोई पट्टा हुआ था, लेकिन बाद में वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अन्य बिरादरी के व्यक्ति को भूमि बेचना चाहता है, तो क्या आप उसकी भूमि को ले सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या आप एससी की भूमि को कैसे ले सकते हैं। भाई, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एससी की जो भूमि होती है, इस पर ओबीसी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को खरीदने पर यानी पाबंदी होती है। और इस पाबंदी के चलते हुए बहुत से व्यक्तियों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, वो फिर भी खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में जो व्यक्ति उसे भूमि बेचता है तो उसके ही परिवार के लोग शिकायत कर देते हैं, साहब इस व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित भूमि की जमीन का रजिस्ट्री करा ली गई है। तो यहाँ पर वो स्थिति होती है कि उस बेनामी को शून्य मान लिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि नए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अ, अधिनियम 1950 के बारे में कि धारा 157 के अधीन क्या आप अगर सामान्य या ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं तो क्या अनुसूचित जाति की भूमि को आप ले सकते हैं। अनुसूचित जाति की भूमि, एससी की भूमि बिक्री के नियम और यानी कानूनी विश्लेषण मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम, क्योंकि आपने बहुत से यूट्यूबर देखे होंगे कि उनके थीम पर कुछ और होता है, लेकिन बात जब उनकी वीडियो आप देखते हैं तो उस वीडियो के ऊपर कुछ और होता है। आपसे इसीलिए गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को बिल्कुल दबाना ना। आप जिस धारा 157 का है, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश जमींदारी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के बारे में कि धारा 157 के अधीन, धारा 157 ए के अधीन, सेक्शन 157 ए के अधीन अगर आप किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को खरीदते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात यानी उत्तर प्रदेश जमींदारा उन्मूलन और भूमि यानी व्यवस्था अधिनियम 1950 यूपी जेड ए एल आर एक्ट 1950 का हिस्सा था। लेकिन अब यह अधिनियम बिल्कुल निरस्त हो चुका है, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 लागू। इसके उत्तर के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर काफी लोगों के व्यूज भी आए थे और काफी लोगों ने मेरे से कई सवाल भी किए थे। तो आप भी इससे संबंधित अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे एसएमएस कर सकते हैं। समय मिलेगा तो मैं आपको कॉल जरूर करूंगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जमींदारी उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 यानी निरस्त हो चुका है। लेकिन जिन लोगों के उससे पहले लागू नहीं हुई थी 2006 राजस्व संहिता, उससे पहले जो नियम थे वो आज भी उन लोगों पर बरकरार लागू, भले ही कानून बदल। अगर उस समय का कोई भी पट्टा है तो वो भी लागू रहेगा। अगर उस समय की कोई अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि उस व्यक्ति ने ले ली थी और परमिशन करवा ली थी, यानी कि मामला जो है कानून के दायरे से बाहर नहीं था, लेकिन उन्होंने 2000 राजस्व संहिता 6 के पहले अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि ले ली थी तो आज भी वो नियम लागू होगा। उसका वो भूमि ली हुई रजिस्ट्री कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर उस समय कलेक्टर की परमिशन ली गई होगी तो। यानी कि इसकी जगह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 आ गई है और इसे रेवेन्यू कोड यानी 2006 भी कहा जाता है और ये लागू हो गई है। एससी की भूमि यानी हस्तांतरण ट्रांसफर संबंधित यानी प्रावधान मुख्य रूप से राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 और धारा 104 के अंतर्गत आते हैं। पहले नियम के अंतर्गत यानी जमींदारी उत्तर प्रदेश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंदर धारा 157 क या धारा 157 ए के नाम से जानी जाती है कि आप जब भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि लेना चाहते हैं तो आपको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वर्ष 2006 में ये राजस्व संहिता बदल गई। अब इस राजस्व संहिता के अंदर जो धाराएं हैं वो धारा 98 और 104 के तहत आती है। ऐसी की भूमि संरक्षण और सिद्धांत क्या है, मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे मैटर से संबंधित मैं इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत है। तो चलिए बात कर रहे थे एससी की भूमि कैसी भूमि होती है। कानून का मूल सिद्धांत यही होता है कि एससी, भाई अब ये कह देते हैं कि यार एससी की भूमि के ऊपर इस प्रकार से नियम क्यों लागू हुआ। भाई किसी और की भूमि पर भी हो जाता, ओबीसी की हो जाता है या फिर सामान्य की हो जाता, यहाँ समझने की बात है। कानून का मूल सिद्धांत केवल यही है, अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति को भूमि नहीं खरीद सकता सामान्य ओबीसी का व्यक्ति जब तक उसे परमिशन ना हो जाए कलेक्टर। इसका केवल यही
सिद्धांत है कि ऐसी सदस्यों की जमीन गैर ऐसी सदस्यों के द्वारा यानी शारीरिक बल या फिर आर्थिक यानी दबाव के माध्यम से हथियाने से उसे रोका जाए। सिर्फ यही इस कानून का मतलब है। यह संरक्षण मुख्य रूप से यानी छोटी जाति के जो व्यक्ति होते हैं, स्मॉल होल्डिंग्स यानी कि उन पर लागू होता है जिन पर किसान अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से निर्भर। क्या ऐसी की जमीन खरीदी जा सकती है? इसका आइए इस वीडियो के अंदर मैं पूरा सच बताता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्या है इसका सच? क्या वास्तव में एससी की भूमि को खरीदा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल एससी की भूमि को आप खरीद सकते हैं, लेकिन सख्त शर्तों और जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम कलेक्टर की अनुमति के साथ। ऐसा नहीं है कि आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को नहीं खरीद सकते, बिल्कुल खरीद सकते हैं। यानी कारण दो मुख्य स्थितियां बनती है कि एससी सदस्य और गैर एससी सदस्य के हस्तांतरण यानी कि सेल बाय एससी मेंबर टू नॉन एससी मेंबर यानी डीएम की अनुमति आवश्यक पड़ती है। और ये कैसे मिलती है? क्योंकि बहुत सी जगह पर जितना रजिस्ट्री का खर्चा आता है इतना ही परमिशन लेने का खर्चा आता है। हिंदुस्तान में भी बहुत है। मैं आपको बता दूं यह सबसे महत्वपूर्ण और जटिल स्थिति। यदि कोई एससी सदस्य अपनी जमीन यानी किसी गैर एससी सदस्य सामान्य वर्ग या ओबीसी वर्ग को बेचना चाहता है तो उसकी जो शर्तें हैं वो आप सुन लें इस वीडियो के माध्यम से। क्या शर्तें हैं? नंबर एक, याद रखने, आप अगर नोट करना चाहते हैं नोट, यानी कि अनुमति अनिवार्य इसलिए है परमिशन, यानी कि विक्रेता ऐसी सदस्य और उसके जिले या जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम कलेक्टर की लिखित अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक अनिवार्य। अगर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि ले रहे हैं। नंबर दो, जोत का आकार, साइज होल्डिंग, यानी कानून यह सुनिश्चित करता है कि बिक्री के बाद भी एससी विक्रेता के पास पर्याप्त भूमि बची रहे ताकि वह अपनी आजीविका चला सके। यदि विक्रेता की पूरी भूमि या फिर बचा हुआ हिस्सा पर्याप्त हो जो, यानी कि डीएम आमतौर पर इसी बात पर अनुमति नहीं देता है कि भाई तै तो सारी भूमि बेच दी, आगे तेरे बच्चे क्या खाएंगे, आगे तेरी आजीविका का साधन क्या है। यहाँ पर इस बात को करता है कि जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति भूमि बेच रहा है क्या उसके पास पहले से 18 बीघे जमीन है? अगर 18 बीघे जमीन उसके पास नहीं है तो वो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि नहीं बेच सकता है। नंबर तीसरी शर्त यह है कि बिक्री का कारण, यानी डीएम इस बात को भी जांचता है कि विक्रेता जमीन क्यों बेच रहा है, क्या कारण है, वास्तविकता क्या है, जैसे बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा या किसी भी दबाव में तो आकर नहीं बेच रहा है। यानी कि कानूनी परिणाम यही है कि यदि यह बिक्री डीएम की अनुमति के बिना की जाती है तो यह शून्य रजिस्ट्री हो जाती है। और इसका ही सबसे बड़ा खतरा होता है। खरीदार के पक्ष में दाखिल खारिज यानी मोटेशन नहीं किया जाएगा। ऐसे में डीएम उस जमीन को वापस ऐसी विक्रेता गया ग्राम समाज को निहित करने का आदेश दे देता है अगर सरकारी भूमि होती है। तो परमिशन लेना यानी कलेक्टर की बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कलेक्टर की परमिशन के आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि बिल्कुल भी नहीं। एससी से एससी यानी सदस्य को आप सेल यानी बिटवीन सेल मेंबर अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एससी की भूमि है और वो एससी को बेचता है तो इसमें कोई परमिशन की आवश्यकता है। लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद का इस पर कई बार आया है, इस पर जो है कि एससी को भी एससी से परमिशन लेनी पड़ती। यदि कोई एससी सदस्य अपनी जमीन किसी एससी सदस्य को बेचता है डीएम की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस पर हस्तांतरण मान यानी कि सामान्य बिक्री नियमों के तहत ही यानी किया जाता है। अब स्थिति यह है कि एससी और गैर एससी के हस्तांतरण प्रोसेस बाई यानी कि एससी मेंबर यानी कि अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एससी अगर एससी को भूमि देता है तो उसकी परमिशन की कलेक्टर की नहीं जरूरत है। एससी सदस्य किसी गैर सदस्य सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग को व्यक्ति को अगर भूमि बेचता है तो वहां पर उसे परमिशन यानी लेनी पड़ेगी। आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये नियम क्या है। यानी कि मैं आपको विस्तार से बता दूं ताकि आपको पता चले। धारा 157 के वर्तमान संगम यूपी आरसी 2006। धारा 157 क्या है मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं उन्मूलन भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत 157 कै धारा के अंतर्गत आता था, लेकिन 2006 के बाद यानी कि वो बदल गई संहिता। और इसके बदलने के बाद यानी अब क्या होगा, पुरानी जमीन की धारा 157 उद्देश्य यही था कि ऐसी खातेदार की भूमि ऐसी व्यक्ति को बेचने से पहले राजस्व विभाग जांच हो। राजस्व विभाग संहिता 2006 यानी कि राजस्व संहिता 2006 का प्रावधान, यानी राजस्व संहिता 2006 की धारा 98, अब इसे 98 104 यानी पुराने कानून में 153 154 157 के प्रावधान समाहित थे, लेकिन अब इसे 100 यानी 98 104 से जाना जाएगा।
क्योंकि इस प्रकार से 2006 के बाद जैसे ही राजस्व संहिता बदली तो अब 157 की जगह 158, 104 इसे पढ़ा जाएगा। यानी कि नंबरिंग का ही फेर हुआ है। हरिजन की जमीन सेल डीड यानी सेल 2025 अपडेट का सच क्या है? अगर आप वर्ष 2025 के अंदर अब किसी एससी की भूमि या हरिजन की भूमि लेना चाहते हैं तो उसका अपडेट क्या है? चलिए मैं आपने उत्तर प्रदेश यानी 2025 अपडेटेड नियम उल्लेख किया है, यानी कि अफवाह या फिर आगामी या सरकारी विचार विमर्श संबंधित हो सकता है, यानी नया कानून नहीं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के तहत नियमों में कोई नया यानी हरिजन लैंड सेल रूल 2025 लागू नहीं किया गया है। कानून यूपीआरसी 2006 यानी जमीन की खरीद बिक्री के लिए आपको केवल 2006 के समय समय पर जारी हुए सरकारी आदेश का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि एससी/एसटी की भूमि यानी प्रावधानों से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें और मजबूत यानी किया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जो पहले नियम थे, आज भी वही। इन नियमों को आप सोचते हैं कि एससी की भूमि को ऐसे ही फ्री होल्ड कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं करा जाएगा और इसके ऊपर कड़े कानून हो सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप अगर एससी की जमीन खरीद रहे हैं और विक्रेता एससी वर्ग का है, तो विक्रेता एससी और खरीदार भी एससी की अनुमति नहीं, बिक्री वैध। अगर एससी एससी को भूमि बेचता है तो वो बिक्री वैध है। विक्रेता यानी एससी खरीदार गैर एससी जिला अधिकारी की लिखित परमिशन उसे चाहिए कि अनुमति के बिना वो अवैध करार कर दी जाएगी। आपको अगर ओबीसी या सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये थे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास भी अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति इस प्रकार की भूमि बेच रहा है, आप उसे लेना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ गई होगी कि उस पर कलेक्टर की परमिशन लेना क्यों जरूरी है, कौन सी जाति के व्यक्ति की परमिशन। अगर इसे प्रोसीजर को आप विस्तार से जानना चाहते हैं, फोन पर मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर मेरे आप व्हाट्सएप नंबर दे रखा है स्क्रीन पर, उस पर आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है लिखकर जरूर बताएं। आपका कुछ सवाल है तो वीडियो जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।